नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज एनसीईआरटी के तारतम्य में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में पॉलिटिक्स साइंस का हम एक चैप्टर लेकर आए हैं। अध्याय 1, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। एक छोटा सा परिचय इसमें इस बुक के बारे में दिया हुआ है कि ये बुक किस तरीके से आपके लिए ज़रूरी है कि इस किताब में जैसे लोकतंत्र के बारे में लिखा है, हम इन अध्यायों में बस चीज़ों को पढ़ेंगे। 100 वर्षों के लोकतंत्र को दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैला है, ये चीज़ जानेंगे। और साथ में इसमें दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक जो आज लोकतंत्र हैं, आप यहाँ भी यहाँ पर देखेंगे कि लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। विभिन्न देशों में इसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो ऐसी ही बातें इसमें आपको परिचय में देखने मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक आपको चित्र दिखा रहे हैं। इस चित्र में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम आज सबसे शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के 2 किस्सों से। मेरे मुल्क में मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिले वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं अब महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। ये साल्वाडोर अयादे के आखिरी भाषण हैं। कुछ अंश हैं। वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर सन 1973 की सुबह दिया था और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अयादे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 197 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, यहाँ पे कुछ जो डेटा मिस्ड है, 1987 के आसपास का ये समय है, तो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अयादे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे और इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश में तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था और उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी। तो ये चीज़ें जो आपको मैंने पढ़ाई, ये आपके इस फोटो से रिलेट करती हैं। इस फोटो में अगर आप देखें तो ये राष्ट्रपति अयादे जो हेलमेट में हैं और उनके सुरक्षा गार्ड चिले के राष्ट्रपति भवन ला मोनेदा के सामने। ये चित्र 11 सितंबर 1973 का है और इसके कुछ घंटे बाद ही अयादे की हत्या कर दी गई। इस चित्र में आए लोगों के चेहरे के भाव क्या हैं, आप इसमें देख सकते हैं। सन 1973 का सैनिक तख्ता पलट। 11 सितंबर 1973 को अयादे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंच तो सेना के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति के पद छोड़ने को कहा। अयादे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर जाने से इनकार कर दिया। फौज कुछ करती उससे पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने ऊपर शुरू में पढ़े। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति अयादे की मौत हो गई और अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। 11 सितंबर सन 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल अगास्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार अयादे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की और उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। पिनोशे की सरकार अयादे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया।
उनकी हत्या कराई। इनमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो विशेल और उनके वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया। जनरल बेशेल की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफ़ी यातना प्रताड़ित किया गया। सेना ने 3 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा। ये 300 से ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग लापता हो गए और कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ होगा। खुद करे खुद सीखें। नक्शे लें, उस नक्शे में चिले की खोज करें और उसमें रंग भरें। हमारे देश किस राज्य का आकार चिले की किस तरह है ये देखें। अगली एक हफ्ते तक अखबार में दक्षिण अमेरिकी महादेश के बारे में छपने वाली सारी खबरों की कतर जुटाएं और क्या हमने अखबारों में इस महादेश के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है उसको देखें। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की वापसी। पिनोशे का सैनिक शासन जो है 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया और उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहा है। जनवरी 2006 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करती राष्ट्रपति मिशेल बेसेल। इस चित्र को देखने के बाद आपको भारत और चिले की चुनावी जनसभाओं में कोई अंतर दिखता है तो ये मिशेल बेसेल हैं जिनके बारे में मैंने ऊपर पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिले के लोगों ने अपनी लोकतंत्रात्मक परंपरा को भुलाया नहीं और उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया और इससे पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में अयादे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह साबित हुई। चिले की जनता ने कायरता और विद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दे दी और इसके बाद भी अभी तक चिले में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई। बाद में आई सरकार ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए और इन जांच से पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोशे सरकार ने जनरल बेशेल की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला था और काफ़ी परेशान किया था। वही लड़की मिशेल बेसेल आज चिले की राष्ट्रपति है और जनवरी जो है 1926 से सत्ता संभाल रही है। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर हैं और लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। चिले में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उनके ही भाषण में एक अंश में समाप्त करते हैं। क्योंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी इसलिए मैं अपना यह जीवन नफरत को खत्म करने, सहनशीलता को समझदारी के साथ प्रेम बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलैंड में लोकतंत्र। आइए एक और घटना पर गौर करें जो 1987 में पोलैंड में घटी थी और 1987 या 83 के आसपास का है, ये इसमें क्लियर नहीं लिखा है। उस समय पोलैंड पर जारुजेलस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी का शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी भी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टियों या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। 14 अगस्त 1987 को गंडास्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल की। यह जहाज कारखाना सरकारी था। सरकारी थी। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थीं। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के लिए खिलाफ हड़ताल शुरू की और उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया
फिर पहले काम से निकाला गया। एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा और हड़ताली कर्मचारी के संग हो लिया। इस आदमी का नाम था लेक वालेशा और बहुत जल्दी यह हड़ताली कर्मचारी का नेता बन गया। हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया और जल्दी यह पूरे देश में फैल गई। अब मजदूरों ने ज़्यादा बड़ी मांग करनी शुरू कर दी। स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए और प्रेस पर लगाए सेंसरशिप हटाई जाए। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्रीय करार किया और हड़ताल खत्म हुई। ग्रांडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सॉलिडरनोस्क, जिसे अंग्रेजी में सॉलिडरिटी कहते हैं, बना और किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। एक वर्ष के अंदर ही सॉलिडेरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं। जनरल जारूजेल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सॉलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर से छीन ली गई। सन 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई और लेक वालेशा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी। सोवियत संघ से मदद का भी पहले जैसा भरोसा ना था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही थी। लेक वालेशा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के सभी सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसे 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें एक से ज़्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालेशा को पोलैंड के राष्ट्रपति चुना गया। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की दो विशेषताएं। तो चलिए जानते हैं लोकतंत्र की दो विशेषताएं। हमने अभी दो तरह के सच्चे किस्सों को पढ़ा। चिले का मामला, अयादे की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार से कब्जा और फिर से लोकतंत्र की वापसी का। और पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का किस्सा पढ़ा। आइए अब इन दोनों मामलों में दो अलग अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिले के पिनोशे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफ़ी अंतर है। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है और पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़ी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थीं। एक, लोग अपने शासकों का चुनाव या तो उनमें बदलाव नहीं कर सकते थे। लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते। दूसरी, किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का वास्तविक आज़ादी ना थी। इसी प्रकार जिन तीन लोकतांत्रिक सरकारें, अयादे की चिली सरकार, वालेशा की पोलिश सरकार और मिशेल की चिली सरकार का जिक्र ऊपर हुआ है, उनका भी आर्थिक और सामाजिक मामलों के प्रति नज़रिया एक जैसा नहीं रहा है। अयादे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि वालेशा चाहते थे कि बाजार सरकारी दखल में से मुक्त हो। मिशेल इस मामले में कुछ मध्यम वर्गीय रास्ता अपनाने वाली हैं और फिर भी इन तीनों सरकार की कुछ विशेषताएं समान थीं। यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें ही शासन चला रही थीं। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या फौज शासन नहीं चला रही थीं।
लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। आइए हम इन्हीं दो कथाओं से लोकतंत्र की पहचान का एक तरीका विकसित करें। अब तक हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनें। तो लोकतंत्र में सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए, एक बात। दूसरा, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। हम अध्याय 2 में इस प्रश्न पर दोबारा और गौर करेंगे और लोकतंत्र की परिभाषा बनाएंगे। हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को भी नोट करेंगे। अभी तक हमने जिन 5 सरकारों का जिक्र किया, अनीता ने उन सबके गुण दोष की सूची तैयार की, पर इस सूची में घालमेल हो गया। अब उसके पास पूरी सूची तो है, पर उसे याद नहीं है कि वे गुण दोष किस किस सरकार के हैं। तो ये जो नीचे जो आपके सामने लिखा हुआ है, उसे आप एक बार देखकर इनके गुण और दोष को बनाइए। जैसे सरकार की आलोचना की इजाज़त नहीं, ये किस में था, है ना? ये चिले के अयादे या चिले के पिनोशे या चिले की मिशेल या पोलैंड के जारोजेल्स्की या पोलैंड के लेक वालेशा, इन सभी के लिए जो बातें निकाली गईं, जैसे सरकार की आलोचना की इजाज़त नहीं, फौज की तानाशाही, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, लापता होते लोग, तो इनके हिस्सों को आप आपस में इस तरीके से लिस्ट बनाइए ताकि आप उसे समझ पाएँ। तो आप क्या कर सकते हैं बेहतर, इसके लिए मुझे बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं 1.2 में लोकतंत्र के 3 नक्शे। ऊपर हमने जो कथाएं पढ़ी 20वीं सदी के दुनिया के इतिहास में, वैसी कथाएं भरी पड़ी हैं। लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों की और सैनिक तख्ता पलटों की, लोकतंत्र बहाल करने के लिए लोगों की संघर्ष की। लोकतंत्र की तरफ जाने और उसके रास्ते में आने वाली परेशानियों में क्या कोई स्पष्ट संकेत या प्रवृत्ति भी दिखाई देती है? तो आइए हम लोकतंत्र की जिन मूल विशेषताओं का जिक्र पहले किया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों के लोकतंत्र व्यवस्था की पहचान करें। यहाँ दिए गए नक्शे यही काम करते हैं, और दिए गए इन 3 नक्शों को गौर से देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि 20वीं सदी में जिस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार और विकास हुआ है, उनमें कोई स्पष्ट धारा या प्रवृत्ति दिखाई देती है या नहीं। पहले नक्शे में द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़े ही समय बाद तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों को दर्शाया गया। इस नक्शे में ऐसे देश भी शामिल हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। और दूसरा नक्शा 1975 का है। तब तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनीतिक आज़ादी मिल गई थी। और आखिर में हम और एक और कदम बढ़ाकर 21वीं सदी की शुरुआत में ये नक्शा देखते हैं। इन नक्शों को देखते हुए आइए हम खुद ही सवाल पूछते हैं कि 20वीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही और इसके विस्तार में क्या कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है, या यह विस्तार कब हुआ और किस क्षेत्र में हुआ। नक्शा नंबर 1, 1900 से लेकर 1950 के बीच लोकतांत्रिक सरकार। रेड कलर का साइन 1990 और 1950 में लोकतांत्रिक सरकार का है, और येलो 1900 में नहीं पर 1950 में लोकतांत्रिक सरकार का है। तो यहाँ पर 1950 में लोकतांत्रिक सरकार, देखिए भारत, उसके आसपास के क्षेत्र, है ना, ऑस्ट्रेलिया, या फिर यहाँ पर चले तो अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, यूरोप के कुछ क्षेत्र, है ना, दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में ये येलो कलर का जो है हिस्सा, इसमें 1950 में लोकतंत्र की सरकार का गठन हुआ। और 1900 से 1950 में जो लोकतंत्र की सरकारें थी वो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, और थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा जिसे अपन कह सकते हैं यूरोप का, इंग्लैंड, ब्रिटेन वाला हिस्सा, है ना, इन जगहों पर थी। तो ये वो जगह हैं जहां 1900 से 1950 के बीच लोकतांत्रिक सरकारें इस तरीके से थीं जिनके मैंने कलर साइन बताए। सन 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें, तो 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें कहाँ थी, तो देखिए येलो कलर जो दिख रहा है ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक सरकार में बदल चुकी हैं। जो भी अपन ने देखा रेड और येलो में, वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया है ना, येलो में कन्वर्ट हो गया है, और कुछ हिस्से जो हैं वाइट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 2000 तक लोकतांत्रिक सरकार तो ऑलमोस्ट पूरे विश्व में आ चुकी थी, जहाँ पर पूरे तरीके से क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है। तो इन नक्शों के लिए ऐतिहासिक आंकड़े मैरीलैंड विश्वविद्यालय के पॉलिटी प्रोजेक्ट में से एकत्रित किए गए हैं, जिनके लिए मैंने अभी आपको पढ़कर बताया। इन नक्शों को पढ़ने से जो मुख्य मुद्दे उभरे हैं, आइए इन्हें संक्षेप में समेट लें। हर बिंदुओं के बाद जो सवाल उभरेंगे उनका जवाब ढूंढने के लिए आपको बार बार नक्शों को देखना होगा। पहली बात,
पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ। क्या यह कहना सही होगा कि इन नक्शों में हर बिंदु पर यह दिखता है कि काल के पिछले पड़ाव की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई? तो हाँ, जैसे जैसे हमने 1900 से लेकर 2000 तक के हिस्से पर आए, तब तक पूरी जो रेड कलर था वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ। यह पहले कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। तो जो अभी अपन ने देखा उसमें यही चीज़ अपन को देखने मिली। आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है, पर अभी भी काफ़ी बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। तो सन 2000 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था न अपनाने वाले ज़्यादातर देश दुनिया के किन किन हिस्सों में अवस्थित हैं, तो उनको आप एक बार नक्शे में देख सकते हो। तो ये एक छोटी सी कार्यशाला है जिसे आपको करना चाहिए। वर्ष अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लातिन अमेरिका, इन चीज़ों को लोकतांत्रिक सरकारों की व्यवस्था थी या नहीं थी, इन चीज़ों के बारे में आप कर सकते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, इनकी शुरुआत पढ़ते हैं। तो शुरुआत क्या कहती है लोकतंत्र के विस्तार की चरण में? इन नक्शों से हमें 20वीं सदी के पहले के घटनाक्रम का कुछ भी पता नहीं चलता। आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम से कम 2 सदी पहले शुरू हुई, और आपने अपनी इतिहास की पुस्तक में सन 1989 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। और इस जन विद्रोह ने फ्रांस के टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। पूरी 19वीं सदी भर फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और फिर बार बार इसे बेहाल किया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी पहले से ही हो गई थी, लेकिन वहाँ प्रगति की रफ्तार काफ़ी कम थी। 18वीं और 19वीं सदी में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों में राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में सन 1776 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, और अगले ही कुछ वर्षों में इन उपनिवेशों के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। और 1787 में इन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों तक सीमित था। और 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। एक मुख्य मांग यह रही थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। यूरोप में जो देश तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने जा रहे थे, वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते, और कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। अक्सर महिलाओं को तो वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। अमेरिका के लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्क औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। यहाँ दिए गए बॉक्स में यह बताया गया है कि दुनिया में किस देश में कब सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1900 तक न्यूजीलैंड ही अकेला ऐसा देश था जहां हर वयस्क व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार था। लेकिन अगर आप नक्शे पर गौर करोगे तो ये पाओगे कि 20वीं सदी की शुरू में अनेक दूसरे देशों को भी लोकतांत्रिक बनाया गया था। तब इन देशों के लोगों को एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी, और इन लोगों में अधिकांश पुरुष होते थे। यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक आज़ादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद का अंत। काफ़ी समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेशों से बने रहे, और इन परतंत्र देशों के लोगों को आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों के से आज़ादी की ही नहीं थी, और इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। हमारा देश उन थोड़े से परतंत्र देशों में से एक था जहाँ लोगों ने औपनिवेशिक शासन से
है ना। एक मिनट ज़रा इसको अपन ये देख लेते हैं। सार्वभौमिक अधिकार का कालक्रम 1893 न्यूजीलैंड, 1917 रूस, 1918 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड, 1928 ब्रिटेन, 1931 श्रीलंका, 1934 तुर्की, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 भारत, 1951 अर्जेंटीना, 1952 यूनान, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 अमेरिका, 1978 स्पेन, 1994 दक्षिण अफ्रीका। इन सूची में देशों के नाम नहीं हैं जहां मताधिकार प्रभावी रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। तो ये मताधिकार वाले अपन ने पढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। इनमें से अनेक देशों में दूसरे विश्व युद्ध में तत्काल बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना ली। भारत में 1947 में आज़ादी हासिल की और एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा। यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है और फल फूल रहा है। उपनिवेश रहे, अधिकांश दूसरे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। पश्चिम अफ्रीका में के देश घाना का उदाहरण उपनिवेश में रहे देशों के सामान्य अनुभव को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। यह ब्रिटिश उपनिवेश था और तब इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। यह 1957 में आज़ाद हुआ। यह अफ्रीका के सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देशों में से एक था और इससे अनेक अफ्रीकी देशों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक रहे वामे एनक्रूमा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद एनक्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका में लोकतंत्रवादी के लिए एक प्रेरणा पुरुष थे, लेकिन वे नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया, लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 में सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कामोवेश इसी तरह रहा। जिन्होंने आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी, वहाँ लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया। खुद करें खुद सीखें। तो एटलस में घाना को ढूंढें और 2000 में घाना में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था थी या नहीं थी ये पता करें। किसी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति चुनने को क्या आप उचित मानते हैं? तो इसके बारे में आप अपनी सलाह दे सकते हैं। सलाह हाल के दौर लोकतंत्र की दिशा में ज़्यादा तेजी से कदम उठाने का सिलसिला लातिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ शुरू हुआ और कई दशकों में सोवियत संघ के बिखराव के साथ ही, है ना, 1900 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के साथ ही यह प्रक्रिया और तेज हुई। पोलैंड वाली कथा से हमने यही जाना। सोवियत संघ ने अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था और 1989-90 के दौर में पोलैंड और अनेक दूसरे देश सोवियत नियंत्रण से बाहर हो गए और उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। आखिरकार 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे और ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए। इनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी अपनाई। पूर्वी यूरोप पर से सोवियत नियंत्रण की समाप्ति और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ये जो आप देख सके हैं, ये घाना की राजधानी अकरा में बना एनक्रूमा स्मारक पार्क। यह स्मारक एनक्रूमा की मौत के 20 साल बाद 1992 में बना और इसमें इतनी देरी का कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में आप, है ना, थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी काफ़ी बड़े बदलाव हुए, है ना। सन 1990 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे, लेकिन ये बदलाव स्थायी नहीं थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया और नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्ति की विजय हुई और राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया। इस अवधि में नित नए देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने या उसकी चाह बढ़ाने की प्रवृत्तियां ही प्रमुख रहीं और यह दौर अभी क्या है, जारी है ना। आगे बढ़ते हैं। सन
1925 तक करीब 14 देशों, है ना, 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले कभी भी इतनी अधिक नहीं रही। पहले अलोकतांत्रिक रहे। 80 से ज़्यादा देश 1980 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़े, लेकिन आज भी अनेक देशों में लोग ना तो अपने विचार को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं और ना ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। वे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले भी नहीं ले सकते। ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, और यह 1948 में ही औपनिवेशिक शासन में आज़ाद हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया और 1990 में लगभग 3 वर्षों बाद पहली बार चुनाव कराए गए। आंग सान सू ची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी में चुनाव जीते, पर म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनावी परिणामों को मान्यता नहीं दी, बल्कि उन्होंने सू ची समेत चुने हुए लोकतांत्रिक समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। बहुत छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी लोगों को पकड़कर जेल में सजा दी जाती थी। यह सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 20 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती थी। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहाँ के लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और दूसरी जगह पर शरणार्थी बन रहे। नज़रबंदी की सजा झेलने के बावजूद सू ची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा और उनके अनुसार बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है, और उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। फिर भी म्यांमार के लोग का अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अध्यापक अपने छात्रों से इसके बारे में संक्षेप में बताने को कहते हैं और ये बातचीत कुछ इस प्रकार होती है। फरीदा, हमने जाना कि लोकतंत्र का विस्तार अधिक से अधिक इलाकों में या और दुनिया भर के देशों में ही हो रहा है। राजेश, हाँ, हम आज पहले से बेहतर दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। सुष्मिता, विश्व लोकतंत्र क्या बात कर रहे हो? मैंने टीवी में देखा है कि बिना किसी उचित कारण में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। इराक के लोगों की राय कभी भी नहीं जानी गई। तुम इसे किस तरह विश्व लोकतंत्र कह सकते हो? फरीदा, मैं विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इतना भर कह रही हूँ कि अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते जा रहे हैं। राजेश, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा देश लोकतंत्र को अपना रहे हैं तो क्या इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि दुनिया ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रही है? आखिर इराक युद्ध भी तो उस देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए हुआ। सुष्मिता, नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। सिंह सर, मुझे लगता है कि यहाँ हम दो एकदम अलग अलग चीज़ों को मिलाकर चर्चा कर रहे हैं। फरीदा ने आज की दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक शासन कायम करने की बात कही। राजेश और सुष्मिता के बीच किसी अन्य मुद्दे पर मतभेद है। यह मामला विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध का है। राजेश, यह संभव है कि एक देश के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए शासन अन्य देशों पर दबाव कायम करना चाहे। सुष्मिता, जी सर, इराक युद्ध का मामला ठीक यही है। सुरेंद्र, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? क्या कोई वैश्विक सरकार है? विश्व का राष्ट्रपति या प्रमुख कौन है? अगर कोई सरकार ही नहीं है तो यह लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर। इस बात से हम जिस सवाल पर आए हैं, आइए उस पर भी विचार करें। क्या पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ाने से देशों के बीच आपसी संबंध में स्वतः लोकतांत्रिक बन जाएंगे? लेकिन इस सवाल पर विचार करने से पहले सुरेंद्र द्वारा उठाए मुद्दे पर गौर करते हैं। सुरेंद्र का कहना है कि एक भारत की सरकार है, एक अमेरिकी सरकार है, फिर और भी देशों की सरकारें हैं, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं है। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों को लागू होते हैं। अगर ऐसी ही कोई सरकार नहीं है और अगर कोई शासक नहीं है, कोई शासित नहीं है, तो हम लोकतंत्र की दो बुनियादी विशेषताओं को यहाँ कैसे लागू करेंगे? आपको याद होगा कि ये दो विशेषताएं हैं कि शासकों का चुनाव लोग करेंगे और लोगों की बुनियादी राजनीति आज़ादी होगी। सुरेंद्र की शंका सामान्य ढंग से ठीक है, पर हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ लोकतंत्र का सवाल नहीं उठता। कोई एक विश्व सरकार नहीं है।
पर दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से ऐसी सरकार के कुछ काम करती हैं। वे ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर इस तरह नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकार के कामकाज की सीमा तय करते हैं और उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। इन बिंदुओं पर गौर कीजिए कि किसी एक देश की सीमा में न आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने वाले कायदे कानून कौन बताएगा, या सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के नुकसान रोकने संबंधी नियम कानून कौन बनाता है। इन सवालों के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने अनेक नियम बनाए जो अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं। जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तब क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जिम्मे विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जवाबदारी है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जब सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें उधार कौन देता है? यह काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। विश्व बैंक भी सरकार को ऋण देती है। उधार देने के पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देशन करती हैं। क्या ये निर्णय लोकतांत्रिक हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ ऐसे काम करती हैं जिन्हें कोई भी विश्व सरकार करती, लेकिन हमें यह जानने की ज़रूरत भी है कि ये संस्थाएं खुद कितनी लोकतांत्रिक हैं और ये बात को जांचने का सबसे अच्छा पैमाना यह है कि खुद को प्रभावित करने वाले फैसलों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों को किस हद तक स्वतंत्र और बराबर की भागीदारी मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ वैश्विक संस्थाओं के संगठन और कामकाज पर नज़र डालनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश 1 सितंबर 2012 की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोट मिला हुआ है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्षों की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा का स्वरूप काफ़ी कुछ संसद की तरह है जिसमें सभी तरह की चर्चाएं होती हैं और इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगेगा, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण फैसले देती है। इसके कुछ 15 सदस्य होते हैं। परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिकी, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बाकी 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा 2 वर्षों के लिए करती है, पर असली ताकत 5 स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होती है। स्थायी सदस्य ही खासकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का ज़्यादातर भाग वहन करते हैं और इन स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती और इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है और इसके सभी 188 सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में इसके वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष के 52% से अधिक वोटों पर सिर्फ 10 देशों अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा और रूस का अधिकार है। बाकी 178 सदस्य इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसलों को ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी नागरिक ही रहता है जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं। फैसला लेने के इन तरीकों की तुलना उन लोकतांत्रिक तरीकों से करें जिनकी चर्चा हम इस अध्याय में करते हैं। जरा सोचिए, आप उस देश के बारे में क्या कहेंगे जहां कुछ लोगों के लिए सरकारों में मंत्रियों का पद स्थायी रूप से बना रहे और जिन्हें पूरे संसद द्वारा लिए गए फैसलों को भी रोकने का अधिकार हो। या फिर आप उस संसद के बारे में क्या कहेंगे जहां सिर्फ 5% सदस्य ही बहुमत की राय को पलट देने या रोक देने में सक्षम हो। क्या आप इनको लोकतांत्रिक कहेंगे? राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने
न होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं, अधिकांश वैश्विक संस्थाएं उसी पर खरी नहीं उतरती। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं हैं तो क्या वे कम से कम पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रही हैं? इस बात के भी कोई बहुत उत्साहवर्धक संकेत नहीं दिखते। दरअसल विभिन्न राष्ट्र तो पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है। 20 साल पहले दुनिया में दो महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दो महाशक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के सामूहिक प्रतिद्वंदिता और टकराव से इन सभी वैश्विक संगठनों की शक्ति संतुलन ज़्यादा बेहतर रहा करता था। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति लगने लगा और यह अमेरिकी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है या इस दिशा में कोई भी प्रगति भी नहीं हो रही है। जरूरत तो उन लोगों की तरफ से पैदा की जा रही है जो विभिन्न कारणों से आज एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग अपनी सरकारों की मदद के बिना एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में आए हैं। उन्होंने युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों या व्यापारिक कंपनियों के प्रभुत्व के खिलाफ वैश्विक संगठन बनाए हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र जिस तरह लोगों के संघर्ष और पहल से मजबूत हुआ है, वैसे ही वैश्विक मामलों में यह पहल भी लोगों के संघर्ष से ही आगे बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी समर्थन का सवाल। जो आपने पूर्व में ये कार्टून देखे, ये कार्टून वैश्विक लोकतंत्र के बारे में एक मौलिक सवाल उठाते हैं। हाल में दुनिया के ताकतवर देशों, खासतौर पर अमेरिका ने शेष दुनिया के लोकतंत्र को बढ़ाने की जिम्मा खुद संभाल लिया है। उसका कहना है कि सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार से काम नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए जहां लोकतंत्र नहीं है। कुछ मामलों में तो ताकतवर देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर सशस्त्र हमला किया है और सुष्मिता यही बात कर रही थी। आइए देखें कि इराक में क्या हुआ। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है ना, जहां 1932 में यह ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ। 3 दशक बाद यहाँ फौज ने कई सरकारों का तख्ता पलट किया और 1968 में यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, यानी अरबी शब्द बाथ का मतलब होता है पुनर्जागरण, का शासन था। बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 में तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानून को हटाया और औरतों को उनके ऐसे अधिकार दिए जो अन्य पश्चिमी एशियाई देशों में कहीं नहीं थे। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई और अपने शासन का विरोध करने वालों को सख्ती से दमन किया और अपने अनेक राजनीतिक विरोधियों की हत्या की और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार कराने के लिए भी वे कुख्यात हुए। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जंग संहार के हथियार हैं और इनसे दुनिया को बहुत खतरा है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने यह जांचने के लिए अपने विशेषज्ञ टीम इराक भेजी तो उस टीम को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले। फिर भी 23 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बनवा दी और इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद में भी मंजूरी नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैर कानूनी है। तो इराक का उदाहरण कई मूलभूत प्रश्न उठाता है जिन पर हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है? एक बात, क्या किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर हमला कर देना चाहिए? दूसरा, क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है या वह केवल तभी कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहाँ के समाज को लोकतांत्रिक बनाने के संघर्ष में लगे हों? अगली बात, अगर बाहरी दखल में किसी देश के लोकतांत्रिक
अगर बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र कायम भी हो जाता है तो क्या वह टिकाऊ होगा? क्या इसे अपने नागरिक को समर्थन प्राप्त होगा? नेक्स्ट, कोई बाहरी शक्ति लोकतंत्र कायम कर दे, क्या यह विचार लोकतंत्र की बुनियादी भावना को एकदम उलट नहीं है? इस अध्याय में सीखी गई बातों पर की रोशनी में इन सवालों पर विचार कीजिए। 1. गठबंधन लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट होना। यह गठबंधन अस्थायी होता है और यह सुविधाजनक रहने तक ही रहता है। एक बार ये गठबंधन का मतलब है ना। चलते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना का जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह नए संविधान, किसी कानून या सरकार की किसी नीति पर कराया जा सकता है। तख्ता पलट किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी। मजदूर संघ मजदूरी करने वालों को अपने रोजगार को बनाए रखने और बेहतरी के उद्देश्य से बनाया संगठन मजदूर संघ। साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिनमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती। राज्य सारी बड़ी संपत्तियों और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। राजनीतिक बंदी जेल में डाले गए या अपने घर में नज़रबंद ऐसे लोग जिनके विचार, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती है। अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे या बढ़ा चढ़ाकर मामले दायर किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर उन्हें कैद रखा जाता है। मार्शल लॉ सेना द्वारा शासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। हड़ताल कुछ शिकायतों के चलते या किसी मांग के पूरा न होने तक मजदूरों या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है। वीटो किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार हो देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। उपनिवेश किसी अन्य शासन व्यवस्था में राजनीतिक नियंत्रण के रहने वाला क्षेत्र। ठीक है तो हमने जो यहाँ पर शब्द पढ़े, इन सभी शब्दों के अपने एक मतलब थे जो इस अध्याय में हमने देखे। इन पूरे अध्याय में हमने जितनी चीज़ें पढ़ी, ये शुरुआत थी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में पॉलिटी की। इसी क्षेत्र में हमने आज समकालीन विश्व का लोकतंत्र देखा और अब हम अगले अध्याय में देखेंगे लोकतंत्र क्या है, और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण, चुनावी राजनीतियाँ, संस्थाओं का कामकाज, लोकतंत्र का अधिकार। इस तरीके से सारे अध्यायों को कंप्लीट करेंगे। तो ये कक्षा 9 का पाठ्यक्रम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इसको चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। जल्द ही अच्छे वीडियो के साथ नए हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।